नमस्कार साथियों, पेडागोजी पंच में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ बेहतरीन 5 प्रश्न जो कि अलग अलग टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे केपीएस, डीएसएसबी में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज का एम है आपके अंदर पेडागोजी के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए डेवलपमेंट करना। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, A group of students frequently absent in your class. You will handle this situation by. यदि विद्यार्थियों का एक समूह आपकी कक्षा से प्रायः अनुपस्थित रहता है तो आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? तो पहला ऑप्शन है इसमें रिपोर्टिंग द मैटर टू द प्रिंसिपल। रिपोर्टिंग द मैटर टू द प्रिंसिपल, हम इस मैटर का रिपोर्ट प्रिंसिपल से करेंगे, प्राचार्य से करेंगे, या इन्फॉर्मिंग देयर पेरेंट्स, हम विद्यार्थियों के माता पिता को सूचित करेंगे, या अंडरटेकिंग एन एक्शन रिसर्च, हम क्रियात्मक शोध करेंगे, या उन विद्यार्थियों को उनके हाल पर छोड़ देंगे। तो हम उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते, लिविंग देम एट देयर ओन फेट हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां पर अगर हम एब्सेंटिज्म को देखें तो एब्सेंटिज्म में हम यहां पर क्या देख रहे हैं? हम यहां पर एक प्रॉब्लम देख रहे हैं। हम बच्चे के साथ एक समस्या देख रहे हैं। समस्या के बाद हमें जो काम करना होता है वो करना होता है डायग्नोसिस, फिर हमें करना होता है फीडबैक, और अगर फीडबैक से काम न चले तो रेमेडी। तो हमें बच्चे के समस्या का पहले निदान करना होता है, फिर हम प्रतिपुष्टि करते हैं, और अगर इससे काम नहीं चलता तो हम उपचार करते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो हमें क्या चीज दिखाई देती है? हमें यहां दिखाई देता है अगर हम प्रिंसिपल को मैटर रिपोर्ट करते हैं तो क्या इससे डायग्नोसिस होगा? प्राचार्य को रिपोर्ट करने से क्या डायग्नोसिस होगा? हम पेरेंट्स को रिपोर्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, तो क्या इससे डायग्नोसिस होगा? माता पिता को सूचित करने से नहीं। इन दोनों से ही हमारे पास डायग्नोसिस नहीं है। हम इन दोनों के को सिर्फ रिपोर्ट करने के बजाय हम डायग्नोसिस में इनका हेल्प ले सकते हैं, हम निदान में इनका मदद ले सकते हैं। तो यहां पर हम डायग्नोसिस किससे करेंगे? तो डायग्नोसिस होगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च एक क्रियात्मक शोध समस्या के त्वरित निदान के लिए, त्वरित कारण जानने के लिए एक तरीका हो सकता है। तो यहां पर हम डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे? एक्शन रिसर्च को करेंगे, हम क्रियात्मक शोध को करेंगे, जिससे कि हम बच्चे के अनुपस्थिति के कारण जान सकें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एब्सेंटिज्म, कॉज ऑफ द एब्सेंटिज्म ऑफ द चाइल्ड। तो यहां पे हमारे लिए उत्तर हमें देखने को मिलेगा दूसरा बेहतर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Sections A, B and C are of students with decreasing order of learning ability, bright, average and poor. विद्यार्थियों के सेक्शन ए बी सी विद्यार्थियों की घटती हुई योग्यता के आधार पर बनाए गए हैं। सेक्शन ए है तीव्र ब्राइट स्टूडेंट्स का, सेक्शन बी है सामान्य, और सेक्शन सी है कमजोर बच्चों का, पुअर स्टूडेंट्स का। तो ये एकेडमिकली पुअर, ये लर्निंग एबिलिटी के में पुअर बच्चों की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर विच सेक्शन वुड यू प्रेफर टू चीज, आप किस सेक्शन को पढ़ाना चाहेंगे? तो यहां पर हम क्या देखें? हम देखेंगे कि हम एज ए टीचर तीनों कक्षा को पढ़ाने के लिए सक्षम है। तो हम यहां पर इसीलिए कोई प्रेफरेंस नहीं रखेंगे। हमारे पास जिस भी लेवल के बच्चे आते हैं उस लेवल के बच्चों के लिए हमें बेस्ट करना है फैसिलिटेशन, हमें तो सबसे बेहतर क्रियान्वयन करना है। तो यहां पे उत्तर में क्या देखने को मिलेगा? नो सच प्रेफरेंस। किसी भी सेक्शन के लिए हम नहीं चाहेंगे कि हमें उसमें प्राथमिकता मिले। जो सेक्शन हमें मिलेगा, चाहे पुअर मिले, चाहे ब्राइट मिले, चाहे एवरेज मिले, बच्चा यूनिक होता है और हम उसके हिसाब से उसके लिए क्रियान्वयन करेंगे।
तो यहां पे उत्तर चौथा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a teacher quietly observes the students during a collaborative activity, the activity plays a dash role। जब एक सहयोगी गतिविधि के दौरान शिक्षक छात्रों की योग्यता को देखते हैं, तो यहां पर हम देखें तो यहां पर देखना लिखा है, देखने की जगह हमें यहां पे जो क्रम देख रहे हैं वो किस चीज का देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं किसका, देखती है की जगह हम यहां पे ऑब्जर्व्स की बात होती है, तो यहां हम देखने की जगह प्रेक्षण या निरीक्षण कहेंगे, वो ज्यादा अच्छा शब्द हमें देखने को मिलेगा। तो शिक्षिका जब प्रेक्षण या निरीक्षण कर रही है, तो प्रेक्षण और निरीक्षण कर रही होगी, तो यहां हमारे पास ये सबसे पहला कदम आता है किस चीज के लिए, प्रेक्षण या निरीक्षण, या जिसे हम ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं। ये एक चाइल्ड स्टडी टेक्निक है। ये एक बाल अध्ययन विधि है, ये एक बाल अध्ययन तकनीक है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम बच्चे का डायग्नोसिस करते हैं, हम बच्चे का निदान करते हैं, हम बच्चे का क्या करते हैं, इससे निदान करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और इसके आधार पर फिर बाद में हम चाहे प्रतिपुष्टि करें, चाहे हम उसका उपचार करें, चाहे हम उसका मूल्यांकन करें, ये सब काम हम कर सकते हैं। लेकिन जब टीचर बच्चे जब काम कर रहे होते हैं, और ये किसका है, ये सीसी का आधार बनता है, जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, उसका आधार डायग्नोसिस हमें देखने को मिलेगा, उसका निदान हमें आधार देखने को मिलेगा। तो उत्तर यहां पहला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एक चीज रह गई हमारी, अगर इसमें इवैल्यूएशन होता तो इवैल्यूएशन नहीं कर रहे होते, अगर इवैल्यूएशन की जगह यहां पर हमें क्या देखने को मिलता, तो बाल अध्ययन तकनीक में हमें देखने को मिल सकता है कि बच्चे का डायग्नोसिस हो रहा हो, इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, हम निदान के लिए कर सकते हैं, या फिर हम अगर इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम असेसमेंट के लिए कर सकते हैं। जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, तो भी हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। इसके अलावा जब हम बच्चे का एफए करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं, असेसमेंट में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमें इसका देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण या निरीक्षण, या इसमें जिसको योग्यता को देखना लिखा गया है। तो उत्तर यहां पहला देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू, डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है, तो ये हमारे पास डिस्ग्राफिया ग्राफ संबंधी, हम जो देख रहे हैं इसमें किसमें, ग्राफ संबंधी, ग्राफ, ग्राफ यानी लिखने से संबंधित है, तो ये राइटिंग डिसेबिलिटी होगा, ये लेखन की अक्षमता हो गई। ठीक है, अगर हम स्पीच डिसफंक्शन देखते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, ये हमें देखने को मिलता है अफेजिया में, ये अफेजिया में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें रीडिंग डिसेबिलिटी की तो ये मिलता है डिसलेक्सिया में, पठन अक्षमता हमें देखने को मिलती है डिसलेक्सिया में। वही हम बात करें घटना संबंधी तो ये हमें देखने को मिलता है डिसकैल्कुलिया में। गणना संबंधी अक्षमता हमें मिलती है डिसकैल्कुलिया में। तो उत्तर यहां पे तीसरा रहेगा। चलिए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। Repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or gain a reward। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से प्रभाव पड़ता है। तो यहां अगर हम देखें तो वी आर रिपीटेडली गिविंग देम द पनिशमेंट और रिवॉर्ड, हम उनको लगातार पुरस्कार या दंड दे रहे हैं। तो हम लगातार क्या कर रहे हैं, हम लगातार एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन दे रहे हैं।
हम लगातार बाह्य अभिप्रेरणा दे रहे हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा देते हैं तो ये रिजल्ट किस में होता है? ये रिजल्ट करता है हमारे पास डिक्रीज इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बालक के आंतरिक अभिप्रेरणा में कमी आती है। जब हम बालक को लगातार बाह्य अभिप्रेरणा देते हैं तो डेकी और रेयान का सिद्धांत कहता है कि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा में कमी आएगी। डेकी और रेयान का सिद्धांत है हमारे पास, उसमें ये बात कही गई है। तो इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन ये बिल्कुल गलत है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, तो ये भी गलत है। वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी अदर देन परफॉर्मेंस गोल। अब यहां पर एक बात कही गई है कि बच्चा मास्टरी के ऊपर करेगा, तो जब मास्टरी की बात की जाती है तो मास्टरी हमारे पास क्या, निपुणता क्या है? निपुणता एक आंतरिक अभिप्रेरणा कारक है। मास्टरी इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर ध्यान देने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करेगा तो नहीं। तो फिर क्या, डिक्रीज नेचुरल इंटरेस्ट। तो ये जो हम देखेंगे ये हमारा क्या है, नेचुरल इंटरेस्ट, स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा एंड क्यूरियोसिटी, दे आर द फैक्टर्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये डिक्रीज हो रहा है तो बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर दूसरा रहेगा, क्योंकि हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जिज्ञासा, अभिरुचि, निपुणता ये सब कम होगी। तो पहले में निपुणता बढ़ने की बात की गई है, तो वो गलत है। पहले कथन में जो मास्टरी है दैट विल नॉट इंक्रीज, इट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी डिक्रीज होने की बात सेकंड स्टेटमेंट में की गई है, इसीलिए उत्तर यहां दूसरा होगा। तो साथियों, ये था आज का पेडागोजी पंच। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। इसी तरह और प्रश्न लेकर मैं आपके सामने अगली कड़ियों में प्रस्तुत होता रहूंगा। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि निर्माणवाद का प्रचार और प्रसार करें, ताकि हम अधिगम को और शिक्षा को आनंददायी बना सकें। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।